ट्रम्प सब चाइना जा रहे हैं। ऐसे इशारे ट्रम्प सब दे रहे हैं कि वो बमबारी दोबारा शुरू कर सकते हैं। ईरान के ऊपर जब हमले हुए, यूएई भी कहीं ना कहीं जो है वो शामिल था। अरब दुनिया की बस हो गई है। 200 जहाज आके बमबारी करें तो ईरान के पास कोई जवाब तो नहीं है उसका। हाइपरसोनिक मिसाइल तो ईरान ने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों चला दिए। क्या मिसाइल के जरिए बारिशें जो है वो इसराइल भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेगा? अब ईरान पर तो 8-10 मुल्क मिल पे हमला कर सकते हैं। अब जंग होगी खुदा ना खाता। वो इंतहाई भयानक ही सीधी उंगलियों से न निकला। फिर चाइना और रूस को मजबूरन अपना कोई किरदार अदा करना पड़ेगा। ट्रंप जो है वो मामलात कर लेंगे, या चाइना जाने से पहले या चाइना से आने के बाद इस्लामाबाद का रुख इख्तियार कर लेंगे। यूरोप भी इकट्ठा हो जाता है तो फिर ईरान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। एक ऑप्शन रह जाएगी, शहादत की मौत अपनाने की। यूरोपियन यूनियन से इसराइल को निकालने की बात सामने आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर जो है वो जो फिशाई मटेरियल है वो आप हमें दे दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से। नाज़रीन, ईरान अमेरिका डेडलॉक मौजूद है। ट्रम्प सब चाइना जा रहे हैं। एक अमूमी राय यह है कि जब वो चाइना से वापस वाशिंगटन पहुंचेंगे तो ईरान अमेरिका जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। वो चीन जाते हुए जंग शुरू नहीं करेंगे, चीन से वापसी पे करेंगे। अगर चीन में कोई ब्रेक थ्रू हो गया जो ट्रम्प की मर्जी का होगा तो ठीक है, अगर ना हुआ तो वापसी पे फिर वो ऐसे इशारे ट्रम्प सब दे रहे हैं कि वो बमबारी दोबारा शुरू कर सकते हैं। इस सारे सिनेरियो पर या इस सारे मफरूजे पर मैंने सोचा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की राय लेते हैं कि वो क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल साहब, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब वो कहते हैं कि चीन से वापसी पे फिर से लड़ाई शुरू। देखिए कि चीन से वापसी के ऊपर लड़ाई शुरू होती है नहीं शुरू होती, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मदु किया। देखिए मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको पता है एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत भी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर हम इस टाइम पे हालात का जायजा लें तो हमें ये पता चलता है कि उनके इत्तेहादियों के अंदर, जो कि खास तौर पे चलिए यूरोप में तो कम हुए थे, लेकिन दूसरी जगह बल्कि यूरोप में तो ख़त्म ही हो गए दूसरे लफ्ज़ों में। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके जो इसराइल के इत्तेहादी थे वो भी उनसे दूर हो गए। इसराइल से आपने देखा कि किस तरीके से एसोसिएट मेंबर के तौर पर भी उसको यूरोपियन यूनियन से इसराइल को निकालने की बात सामने आ चुकी है, और ये किसी और ने नहीं, एक ताकतवर मुल्क जो स्पेन है उसके प्राइम मिनिस्टर की ये तजवीज़ है, पेड्रो सांचेज़ की। दूसरी जानिब जो है वो अरब दुनिया के अंदर देखें तो बहुत कुछ यहाँ तब्दील हुआ। पहली बात यह है कि यूक्रेन के साथ कतर का और सऊदी अरब का एक एग्रीमेंट होना, जिसके अंदर एरियल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करना, यानी कि इस किस्म के तमाम ड्रोन और दीगर चीज़ों को उनको प्रोटेक्ट करना के लिए उन्होंने यूक्रेन से बात की है। इससे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अमेरिकन सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद कहीं पैदा हो चुका है। तीसरी जानिब जो है, अब मेरे ख्याल में अरब दुनिया की बस हो गई है, उनकी मईशत बहुत बुरे हाल हुआ है, और उसका सबसे बड़ा आपने शाखसाना ओपेक से और ओपेक प्लस से यूएई का बाहर आना है। उसकी वजह यह है कि 4.5% सिर्फ वो कोटे के मुताबिक यूएई कर सकता था, जो 350 साल तकरीबन चलता। यूएई ने कहा कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहारे, इसलिए बेहतर यही है कि हमारा जो मेजर प्रोडक्शन थी, वो तो हमारी 30% टोटल हम प्रोड्यूस कर रहे थे ऑयल का, जो कि हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा था, और 70% जो थी वो एविएशन के ऊपर, होटलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, टूरिज्म और दीगर के ऊपर मुनहसर थी, और ये तो शायद वापस आती हुई उनको नजर नहीं आ रही। इसलिए आप देखें कि अरब दुनिया में भी बहुत दूरियां पैदा हो गई। हमने ये भी देखा कि इसराइल के साथ कुर्बतें जो है वो नजर आई यूएई की भी, और ये कहा गया कि 15 बैटरीज जो कि पेट्रियट डिफेंस जो उसकी आयरन डोम की थी, उनमें से 14 तो इसराइल को प्रोटेक्ट कर रही थी इसराइल के अंदर, और एक यूएई को प्रोटेक्ट कर रही थी, और शायद यही वजह है कि यूएई को ज्यादा टारगेट किया गया। अब जो जिस तरीके से जो अभी आई है खबर गालिबन वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर, वो ये कहते हैं कि ईरान के ऊपर जब हमले हुए तो उस टाइम पे यूएई भी कहीं ना कहीं जो है वो शामिल था। अब बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस बात के अंदर मुझे तो कोई ज्यादा सदाकत नजर नहीं आती, लेकिन बहरहाल हो सकता है। और लेकिन शायद देखें, अड्डे तो उन्होंने फराहम किए थे,
लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम की थी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी फराहम की थी। लेकिन बराह रास्त हमला, मैं समझता हूँ कि जब अमेरिकन मौजूद थे, बाकी लोग मौजूद थे, इसराइली ऑपरेटर अगर वहाँ आयरन डोम को एक सिस्टम फराहम कर रहे थे, तो ऐसी सूरत में यूएई का डायरेक्टली इन्वॉल्व होना आई थिंक ये नहीं मुमकिन था। लेकिन अभी हम उसी बात के ऊपर आते हैं जो आपने बात की, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो अरब दुनिया का भी जो इस टाइम पे सिर्फ यूएई रह गया और बाकी ममालिक उनसे दूर हो गए, और दुनिया भी दूर हुई हुई थी। अब 40 दिन जंग करके दोनों ममालिक ने मिलकर देख ली, लेकिन नतीजा ईरान का जो है वो कुछ भी नहीं निकला। जो जो उनके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल नहीं हो सके। हाँ, तबाही बहुत हुई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ आते हैं इंटरनेशनल दुनिया का इंटरनेशनल दबाव है। उनके पास जो उन्होंने मैन्युफैक्चरर बुलाए थे, जो कि कहा था कि हमें थॉड मिसाइल और पेट्रियट ये आप हंगामी बुनियाद पे बना के दें, तो उन्होंने कहा था कि हम पूरी कोशिश कर लें तो 250 से ज्यादा बना नहीं पाएंगे, जो कि आपको पता है एक बहुत छोटा नंबर है। और इसके अलावा जो उन्होंने फिर डार्क ईगल लाने की बात की थी, जो कि उनका हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो अभी तक तो नहीं देखा, फिर बाद में ये भी पता चला कि वो 4 से 8 हैं टोटल। तो 4 से 8 तो देखे ना, 2 न्यूक्लियर मारे थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो उनसे भी जापान तो खत्म नहीं हुआ था। हाँ, ये अलग बात है कि उसने जंग का नक्शा काफी तब्दील किया था। तो ईरान के ऊपर इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल तो ईरान ने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों चला दिए। तो क्या बना आप देख लें। हाँ, तबाही हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या इसराइल खत्म हो गया या अमेरिकन अड्डे जो है वो वीरान हो गया? हाँ, ये है कि सीएनएन की रिपोर्ट आई पर जिसके आप अंदर देखें ना, उसने दोबारा बमबारी करने में क्या हिचकिचाहट है? अमेरिका, इसराइल, यूएई सब मिलकर ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू कर दें, रोज 200 जहाज आके बमबारी करें, तो ईरान के पास कोई जवाब तो नहीं है उसका? तो सब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस सब के अंदर आपने गौर किया कि जब उनके F-35 और F-15 जहाज A-10 थंडरबोल्ट के और KC-135 वगैरह जब वो हिट होना शुरू हुए, रिफ्यूलर्स हिट हुए, उनका C-3 जहाज जो है वो हिट हुआ, जो कि उनका तकरीबन $500 million का जहाज था। बड़ी मामूली रकम नहीं है ये, बहुत बड़ी रकम है। ये जब तमाम हिट हुए तो उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स की इंगेजमेंट बहुत कम कर दी और टॉमाहॉक मिसाइल ही फायर करते रहे, जो बिल्कुल पुरानी और बिल्कुल मतलब थकी हुई, जो जिसको दूसरे लफ्जों में कहा जाए टेक्नोलॉजी है। 550 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार है, उससे तो कहीं ज्यादा मेरे ख्याल में अब तो हवा की रफ्तार से तेज बनाने वाले तो पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं। इस दौरान में ईरान को मालूम था कि उसके ऊपर हमला तो आएगा, और उन्होंने एक बड़ी तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो ड्रोन्स की है, शाहिद ड्रोन्स की और इसी तरीके से दीगर की, वो उन्होंने शुरू कर दी। ये अलग बात है कि अभी यूक्रेन ने कुछ कामयाब तजुर्बात किए हैं जिनके अंदर शाहिद कामकाजी ड्रोन को निशाना बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि रूस के पास ये टेक्नोलॉजी ईरान की दी हुई है। तो उन्होंने कुछ तजुर्बात तो किए हैं, लेकिन ये तजुर्बों की हद तक है। अभी तो इसके ऊपर इंडस्ट्री लगेगी, असेंबली लाइन बनेगी, उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स तलाश किए जाएंगे। सो एक लंबी दास्तान है। लेकिन हाउएवर, आपने जैसे फरमाया मिसाइल्स के जरिए बिल्कुल बारिश की जा सकती है, लेकिन फिर क्या मिसाइल के जरिए बारिशें जो है वो इसराइल भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेगा? क्योंकि अक्टूबर 27 को तो इलेक्शन है उनके, और इस टाइम पे लोग उनके लिए पहले ही मुखालफिन जो ऑपोजिशन है, वो तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू का जीना उसने हराम किया हुआ है। तो ये एक बड़ा इशू है। और अभी जो अमेरिका ने कल रिपोर्ट दी है कि मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर वो अपने अड्डे इसराइल में कायम करना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनको अरब दुनिया से कहीं ये सिग्नल मिला है कि जनाब आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए, हमारे लिए आप बहुत मुश्किलात क्रिएट कर रहे नहीं, हैं। पर देखे ना, अब शायद तो ये अरब वजूहात है। मुल्क भी तो यूएई, इजिप्ट के राफेल त्यारे यूएई पहुंच गए हैं। अब तो अरब भी ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। खाली अमेरिका इसराइल ने थोड़ी करना है अब तो और उन्होंने अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रेंथन कर लिया है। अब तो एक मिसाइल भी नहीं लग सकेगा। अब ईरान पर तो 8-10 मुल्क मिल पे हमला कर सकते हैं। हाँ, करके देखें, ये सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो क्या पहले ये जो डिफेंस मैकेनिज्म थे, ये बताइए कि ये जो आयरन डोम, थॉड मिसाइल, इसी तरीके से ये जो डेविड स्लिंग सिस्टम था, क्या इनसे इंटरसेप्टर। बेहतर मैकेनिज्म कोई डेवलप हो गए हैं दुनिया में?
क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई है इस दौरान में? तो अभी तक तो नहीं आई। तो इसका मतलब है कि वो ब्रीचेबल है। ये तमाम डिफेंस सिस्टम जो है ये ब्रीचेबल है, और ईरान ने ब्रीच किया है और अब भी कर लेगा। इसलिए अरब दुनिया इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। ईरान तो डेविस्टेटेड है, पहले ही लेवल्ड है, एक बिल्कुल मुल्क को उन्होंने तहस नहस कर दिया है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अरब दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम है। उनके मुल्क का सारा सिलसिला, उनकी मईशत का मुआशी इस्तेहकाम इस वजह से है क्योंकि वहां अमन और सलामती है। जिस दिन अमन और सलामती वहां से गैर हाजिर हो गए, तो यूएई को आप देख लें कि वो ओपेक से निकलने की वजह क्या थी। इससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि अरब दुनिया के अंदर जहां एक बात ये आ रही है, दूसरी जानिब ये खतरा भी मौजूद है कि अगर ईरान ने उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया उनकी इंस्टॉलेशंस का, तो फिर तो अरब दुनिया के लिए एक मेरे ख्याल में नाकाबिले तलाफी जो नुकसान है वो इंतजार करेगा। जहां तक अमेरिका और इसराइल की बात है, देखिए अमेरिका का तो कुछ जाता ही नहीं है, वो तो हजारों मील दूर बैठा हुआ है। लेकिन इसराइल का बहुत कुछ जाता है। जहां ये बात हो रही है वहां मेरे ख्याल में आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में कही कि चीन के दौरे के बाद फैसला होगा। लेकिन क्या सिर्फ अमेरिका फैसला करेगा? मेरा ख्याल है कि चाइना भी कुछ फैसले कर रहा है, और वो भी ये इंतजार कर रहा है। जो अभी वहां अब्बास इरागची साहब गए थे, आपका क्या ख्याल है, वो वहां खाना खाने गए थे या सूप पीने गए थे? वो वहां बातचीत करने गए थे, और मेरे ख्याल है उनकी जो बातचीत थी उसका महवर ये था कि आप 90% जो आपकी तेल की तरसीलात हैं ईरान से, वो हम करते हैं, जो आपकी 14% जरूरियात को पूरी करते हैं। आप अपने बहरी जहाज भेजें ताकि आपका तेल पुरसकून अंदाज में आप तक पहुंचाया जा सके। ईरान का ये जो काम है, मेरे ख्याल में इसने चाइना को सोचने पे मजबूर कर दिया, खास तौर पे तब जब शेंगली पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर चाइना का पाबंदी लगाई गई, उनके टीक पॉट इंडस्ट्री के ऊपर पाबंदी लगाई गई, और उसके ऊपर चाइना ने रिएक्ट किया और ये कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से सीआईपीएस जो चाइनीज सिस्टम है हम उसके ऊपर चले जाएंगे, और हम जो है वो फिर दुनिया के अंदर जो डॉलर की ट्रेड के बजाय हम युआन के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देंगे, जो कि यकीनन मेरे ख्याल में डॉलर के लिए फिल वक्त, जो कि चाइना की पॉलिसी नहीं थी, तो फिर आप लेकिन ये मेरे कह ख्याल है कि ये आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त ईरान पर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा? नहीं, ये सारी देखें, ये सारी मंतक की बातें हैं ना, ये लॉजिक की बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो करते हैं वो आपको पता है इलॉजिकल काम भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है मुजम्मिल साहब, क्या ये अमेरिका के मफाद की जंग है या इसराइल की? नंबर वन, क्या इससे अमेरिका को कोई फायदा हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल विल इस जंग के खिलाफ है या साथ खड़ी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऑपोजिशन और कांग्रेस की जानिब से मुश्किलात दरपेश आ रही हैं या नहीं आ रही? क्या उनकी फौज में बगावत है या नहीं है? क्या उनकी फौज ग्राउंड ऑपरेशन के लिए रिलक्टेंट है या नहीं है? ये वो तमाम सवाल आते हैं। और फिर इंटरनेशनल माहौल, क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में उनका साथ दे रहा है या उनसे जुदा हो रहा है? अगर ये सारी चीजें हैं हकीकत के ऊपर, तो अमेरिकन मुफाद का तो मेरे ख्याल में यही है कि जंग ना हो। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी फैमिली, उनके रुफका का मुफाद जो है वो आपको पता है, एक ट्वीट से बिलियंस के डॉलर जो है वो उनको कमाए जाते हैं। उनके दोनों साहबजादगान नहीं, के पर जो देखिए ना, वेल्थ है, मैं फ्रांस ये गुजारिश कर दूं आपकी इजाजत से, दोनों साहबजादों की जो उनकी वेल्थ है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। स्टीव विटकॉफ की वेल्थ में इजाफा हुआ है, जैरेड कुशनर का कारोबार मजबूत हुआ है, ट्रंप एम्पायर मजबूत हुई है, वो इसराइल को तकवीत मिली है। लेकिन अमेरिका को क्या मिला है? ये है वो सवाल जो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिलियन डॉलर क्वेश्चन होगा। नहीं, पर देखिए ना, फ्रांस और बर्तानिया ने भी तो अपने जंगी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज को खुलाने के लिए भेजने का ऐलान किया है। अब अमेरिका चीन को कहेगा आए आबनाए हुर्मुज खुला लें, हम खुलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ना, चीन का मसला है कि आबनाए हुर्मुज खुलना चाहिए। अमेरिका बर्तानिया का मसला है आबनाए हुर्मुज खुलना चाहिए। मुझे लगता है कि आबनाए हुर्मुज खुलवाने पर अमेरिका एक आलमी इत्तेहाद बना लेगा और ईरान तनहा रह जाएगा। और वो कहेंगे आए सारे मिलकर ताकत से आबनाए हुर्मुज खुलाते हैं, ताकत से खुला लेंगे सारे आबनाए हुर्मुज। बमबारी भी होगी देखें, और आबनाए हुर्मुज भी खुला लेंगे।
आलमी इत्तेहाद बनाना मेरे ख्याल में बिगाड़ना आसान होता है, बनाना मुश्किल होता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी मेहनत से बिगाड़ा है इसको, और अब दोबारा उनके ऊपर ट्रस्ट करना, मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप इतना भोला है। यूक्रेन पे वो देख चुका है, ग्रीनलैंड के वाकयात वो देख चुका है, कनाडा को वो देख चुका है, जो जिस इत्तेहाद की और जिस आप वो जो डिटरेंस की बात कर रहे हैं, बरतानिया और फ्रांस की जानिब से 22 अप्रैल को मुलाकात हुई थी 30 ममालिक के अहम तरीन लोगों की, डिफेंस एक्सपर्ट्स की, जिसके अंदर ये बरतानिया में हुआ था, दो रोजा सेमिनार था, जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप और आयतुल्ला मुज्तबा खामेनाई अपने मुज़ाकरात के जरिए आबनाए हुर्मुज के मामलात को ठीक करें और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के साथ, और अगर उसके बाद किसी शिप पर हमला हुआ तो फिर यूरोप जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अब जो फ्रांस और बरतानिया ने बात कही है, इससे पहले भी आपको याद है जब ग्रीस के ऊपर कुछ ये बातें थी कि वहां ड्रोन हमले हुए हैं, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने जो है वो फ्रांस ने कहा था हम अपना बहरी बेड़ा रवाना कर रहे हैं, लेकिन फिर वो बहरी बेड़ा रवाना नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? ये तो मेरे ख्याल में फ्रांस की पॉलिसी है। दूसरी जानिब देखें, अमेरिका को शायद अवाम की परवाह ना हो, लेकिन यूरोप के जो हालात इस टाइम पे हैं वो दोनों पहलू हैं उसके। एक पहलू जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, क्योंकि यूरोप के पास 3 हफ्ते का जेट फ्यूल रह गया है, इन्फ्लेशन हद से ज्यादा तजावज कर रही है, मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है, रूस तेल उनको दे नहीं रहा, तो एनर्जी शॉर्टेज उनके लिए एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंज बन गया है। दूसरी जानिब जो है वो एक और भी पहलू है कि अगर उन्होंने अब अमेरिका को मान लिया तो इसके बाद तो अमेरिका उनको रगड़ा लगा के रख देगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि क्या हो रहा है, सदर मेडोरो के साथ क्या हुआ, और इसी तरीके से ईरान के साथ, और फिर खुद अरब इत्तेहादियों के साथ क्या हुआ। ये वो तमाम बातें हैं जिनकी वजह से मंतक यहाँ आती है। लेकिन अगर मंतक से हटके जाती इंटरेस्ट पे सोचा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जरूर हमला कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप अपने जाती मफादात को, लेकिन फिर क्या उसका रिजल्ट इम्पीचमेंट हो अच्छा, सकता नहीं है? नहीं, क्या उसका रिजल्ट अगर मजीद खराबी हो सकता है? अगर अगर डोनाल्ड ट्रंप दौरे चीन के बाद ईरान पर बमबारी शुरू करते हैं और अपनाए हुर्मुज को खुलाने के लिए दुनिया के बहरी बेड़े इकट्ठे हो जाते हैं, सारे अरब भी इकट्ठे हो जाते हैं, यूरोप भी इकट्ठा हो जाता है, तो फिर ईरान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगी वो उसको। जी, अगर देखें, एक ऑप्शन रह जाएगी मरने की, शहादत की मौत अपनाने की। ये ऑप्शन तो मेरे ख्याल में हर वक्त रहती है। देखिए ना, इमाम हुसैन ने भी तो यही ऑप्शन अपनाई थी कि अहकामात इलाही ने जब सर झुकाने ना दिया और जालिम ने सर उठाने ना दिया, तो हुसैन के पास और क्या ऑप्शन थी? गर्दन पेश कर दी थी। तो ये जो बात है ना मुजम्मिल साहब, ये बड़ी अहम है, और मेरा ख्याल है कि वाकई अगर ऐसा इत्तेहाद बन जाता है और जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, फिर तो ईरान के पास मासवाए मरने के कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसी नौबत आएगी, क्योंकि लक फेवर्स द बोल्ड। बहादुरी जो है ना, जो लोग दिखाते हैं, उनको किस्मत उनके साथ जा खड़ी होती है, और ये हमने देखा है। पाकिस्तान के साथ भी तो हुआ ना, भारत हमसे बड़ा दुश्मन था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको एक सबक से सिखाया। और फिर मैं समझता हूं कि ये आपने भी तो, जब चैनल आपने लॉन्च किया अपना मुजम्मिल सोहरवर्दी के नाम से यूट्यूब का, तो क्या था उस टाइम पे? तालाब में बेतहाशा मछलियां थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिनों में आप ग्रो करते गए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप 2 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपका अंदाजे बयान कुछ और था, और इसी वजह से दुनिया आपको देखती है। तो जो बहादुर होते हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानियां भी पैदा अच्छा, करता है, और मैं ये कोई समझता चांस हूँ। है कि चीन कोई गारंटी देकर ट्रंप और ईरान की सुलह करा देगा, या मुझे लगता है इसका कोई चांस नहीं। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट शी ट्रंप से कोई बात मनवा के तो ईरान को बेल आउट करा देंगे? प्रेसिडेंट शी, मेरे ख्याल में जो प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि चाइना कितनी हद तक ईरान के साथ खड़ा है। वो ये देखना चाहते हैं। देखें, मफादात जो होते हैं वो जाती दोस्तों की नहीं होते, दुनिया मुल्कों में होते हैं अपने इंटरेस्ट के। चाइना का इंटरेस्ट ये है कि इस रीजन के अंदर वो अपना एक कारोबार करे, वो अपनी एक अथॉरिटी को स्टैब्लिश करे, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर आगे चले, विन विन सिचुएशन क्रिएट करे, और
ईरान एंड बियॉन्ड कंट्रीज जो उसने मुआहदात किए हैं मादनियात के, वो अपनी इंडस्ट्री के लिए रास्ता तैयार करे। उसको ये भी मालूम है कि अगर हुर्मुज के ऊपर ईरान की पीठ लग गई तो मलाका और ताइवान के ऊपर ईरान जो चाइना है उसको कमजोरी इख्तियार करनी पड़ जाएगी। ये भी एक बड़ा एक इंटरेस्ट है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उनकी जो पॉलिसी ऑफ नॉन मिलिट्री एंगेजमेंट है 2040 की, उससे पहले वो चाइना को एक घसीट ले आए मैदान जंग के अंदर। ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इस सारी सिचुएशन के अंदर, मामलात सुलझ जाएं। लेकिन अगर ये घी सीधी उंगलियों से न निकला तो मेरा ख्याल है फिर चाइना और रूस को मजबूरन अपना कोई किरदार अदा करना पड़ेगा। और अगर फर्ज करें हुर्मुज खुल जाती है, देखें अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपने जैसे फरमाया बाबुल मंदब अगर वो बंद कर दें फिर क्या करेंगे आप? फिर अगर वो नीचे इंटरनेट केबल काट दें, जिसका वो बता चुके हैं, इशारा दे चुके हैं, फिर क्या करेंगे आप? ईरान के पास ये नहीं है कि वो ऑप्शन लेस हो गया है। मेरा ख्याल है कि जो हुर्मुज अगर खुल गई है तो खुलती किसके लिए? वो ईरान के लिए खुलेगी ना। यानी कि अगर चाइना के शिप आके ईरान का तेल खरीदना शुरू हो जाते हैं तो ये तो एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हुर्मुज तो हमारे आसिम मुनीर साहब ने भी खुलवा ली थी। तो फिर अमेरिका ने क्यों बंद की थी? अमेरिका ने हुर्मुज ईरान के तेल की प्रोडक्शन की वजह से बंद की थी जो चाइना को जा रहा था। और वो प्रोडक्शन अगर खुल गई तो फिर तो सर थे वो अपना जिसको कहते हैं ना फिर ऐसा भी हो सकता है कि सब कढ़ाई के अंदर। हुर्मस भी बंद रहे और अमेरिका का ब्लॉकेट भी रहे अगले 3 महीने। ईरान मुश्किल में रहेगा, वो तेल उसका बेच नहीं सकेंगे। ठीक है, वो हुर्मस बंद रहे 3 महीने, 3 महीने ईरान का ब्लॉकेट भी रहे। दोनों चीजें आपको लंबी चलती नजर आती हैं और सीज फायर भी रहे। जी, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये ऐसा ब्लॉकेड लंबा हो सकता है। लेकिन ब्लॉकेड लंबा होने में देखिए अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी ना इन हाउस। जो उनके लिए जो इलेक्शन आ रहे हैं, जो उनका वर्ल्ड कप फुटबॉल आ रहा है, जो उनका एक स्टेचर है एज अ सुपर पावर, वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। एवरी पासिंग डे मूड ऑफ द नेशन चेंज हो रहा है। ऑपोजिशन को खेलने का मौका मिल रहा है। इसराइल की डिमांड्स बढ़ रही हैं। 3 महीने का मतलब यह है कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर में तो इलेक्शन शुरू हो जाएंगे वहां आपके ये जो उसमें नेतन्याहू के। तो फिर मुझे आप ये बताएं कि वहां क्या होगा? तो वो तो मौत का सा समा होगा। इसलिए इतना लंबा ब्लॉकेड, और फिर इस लंबे ब्लॉकेड में जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका क्या बनेगा? उनकी प्रोडक्शन ऑयल की कहाँ जाएगी? कुवैत है, कतर है, बहरेन है, यूएई है, इनकी भी तो सत्यानाश हो जाएगा। और फिर शरारती एलिमेंट्स जो दरमियान में आज देखे ना कि जिस तरीके से कहा गया कि पाकिस्तान के नूर खान बेस के ऊपर ईरानी जहाज आ गया, अल्लाह के बंदे, मतलब नूर खान ट्रांसपोर्ट एयर बेस है, इसके ऊपर ईरानी जहाज क्यों आएंगे? नंबर वन, अगर आने भी होते तो वो बलूचिस्तान में या सिंध के किसी एयर बेस के ऊपर नामालूम अड्डों के ऊपर जाके लैंड कर जाते। और फिर ये मुजम्मिल साहब जहाज हैं, ये जंगी जहाज हैं। यहाँ तो अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब आए थे, उनके साथ जहाजों की लोगों ने वीडियो बना ली थी। ये इतने जहाज आए और पाकिस्तान को मतलब दुनिया को खबर ही नहीं हुई, उनकी घन गरज ही नहीं आई, कोई पता ही नहीं चला। नॉनसेंस बातें। सीबीएस रिपोर्टिंग जो थी मेरे ख्याल में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना थी। उसकी वजह साफ सी एक है। आप मुझे ये बताइए कि ये क्यों की गई? क्योंकि कहीं ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मामलात कर लेंगे, या चाइना जाने से पहले या चाइना से आने के बाद इस्लामाबाद का रुख इख्तियार कर लेंगे। और इमीडिएटली जैसे वो अफगानिस्तान से एकदम भागे थे, वियतनाम से भागे थे, हो सकता है ऐसे ही वो यहां से भी अपने जो है कन्नी कतरा जाए। और यही वजह है कि जिसके ऊपर वहां जो यहूदी मीडिया है जो कि इंडियन इन्फ्लुएंस के साथ है, वो गोदी मीडिया की तरह एक्ट करना शुरू हो गया। झूठी बयानात वो दे रहा है ताकि पाकिस्तान के नेतन्याहू ने भी कहा है सालिसी कि किरदार को नुकसान नेतन्याहू पहुंचाए। ने भी तो कहा है ना कि पाकिस्तान इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात खराब कर रहा है। तो ये पाकिस्तान हाँ, कैसे इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात खराब कर रहा है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। इसका मत ये तो सुरवर्दी साहब, ये तो हमारे लिए क्रेडिट है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सिफारतकारी इतनी अच्छी है कि वो इसराइल के साथ जो कि उनकी मेरे ख्याल में एक वो जिसको कहते हैं यकजान दो कालिब वाला मामला है, तो पाकिस्तान ने अगर ताल्लुकात खराब कर दिए तो सैल्यूट टू देम। गुड लक, कीप डूइंग दैट। नहीं, मैं फिर पूछूंगा कितने फीसद चांस है बमबारी दोबारा शुरू होने का? आई वुड से 30%। 70% चांस है कि बमबारी दोबारा शुरू नहीं होगी। जी, मेरा यही ख्याल है। मुआहिदा होने के कितने फीसद चांस 80%।
80% चांस है कि मुआहिदा हो जाएगा और 20% चांस है मुआहिदा नहीं होगा। लड़ाई और का कुछ निकल नहीं रहा। अच्छा, और ये बताएं कि ईरान पर से पाबंदियां हट जाएंगी या अमेरिका ईरान पर से पाबंदियां नहीं हटाएगा? पाबंदियां तो हटानी पड़ेंगी किसी न किसी तरीके से उनको, उनकी तेल की तरसीलात के ऊपर, दीगर चीज के ऊपर, क्योंकि बात ये होती है टूटने की होती है। एक दफा अमेरिका टूटा तो बिल्कुल टूट जाएगा, बिखर जाएगा और सारी पाबंदियां ले लेगा। और याद रखिए, जो लोग उसको खड़े होकर चैलेंज करते हैं बाद में वो उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी भी बन जाया करता है, ये भी याद रखिएगा आप। और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है कहीं ऐसा ना हो कि मिसाली करार दिए जाए। तो ये तो खैर वक्त ही बताएगा। हाउएवर आप देख लें, अफगानिस्तान के अंदर आज 160 मिलियन डॉलर महाना वो भत्ता दे रहा है उनको, और 18 बिलियन डॉलर उनको 2021 के बाद से दे चुका है। तो मकसद ये है कि दो 7.2 बिलियन डॉलर का असला भी वहां छोड़ के चला गया है, जो हमारे लिए नासूर बना हुआ है। हाउएवर देखें, असल बात यह है कि इस जंग का फायदा नहीं निकल रहा ना। 40 दिन के बाद अगर ये बातें आ रही हैं कि हम दोबारा हमला करेंगे, फिर फलाना, फिर क्या करेंगे? रिजीम चेंज कर देंगे, ईरानी एयरफोर्स खत्म कर देंगे। मतलब आप एक तरफ तो आप कह रहे थे उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई है, दूसरा वो नूर खान बेसाए में, मतलब फॉर गॉड से कि आप पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो। नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, आर्मी खत्म हो गई, तो फिर हमला किसके ऊपर कर रहे हैं जब ईरान सारा ही खत्म हो चुका है? मिसाइल टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, न्यूक्लियर को दबा दिया उन्होंने टनों मिट्टी के नीचे, बल्कि हजारों टन मिट्टी के नीचे। तो फिर बात किस चीज की है? देखें, जो ईरानियन लीडरशिप से मेरी परसों बात हुई है, मैं नाम नहीं बता सकता, तो वहां से अंदाजा ये हो रहा है कि वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर जो है, वो जो फिशाई मटेरियल है वो आप हमें दे दें, अफसुदा यूरेनियम जो है वो हमें दे दें। अगर हम ये ऐसा 440 किलोग्राम जो हम अगर देते हैं, तो इसका मतलब वाजे यह है कि हम जो है वो सरेंडर कर गए हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि रोज रोज मरने से बेहतर है एक दफा हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं, ये उनका कहना है। मैं समझता हूं कि ये हो सकता है सियासी बातचीत भी हो। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये कहते हैं कि हमारा 11 टन जो है वो अफसुदा यूरेनियम, लेस एनरिच्ड यूरेनियम रूस के पास है, हमारा हैवी वाटर ओमान के पास है। तो यहाँ एक और भी बात पहलू आता है, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका कहता है कि हमें टोटल सरेंडर चाहिए, मुकम्मल सरनगू कर दो। आप भी जानते हैं सोरवर्दी साहब, और हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि ईरान ऐसा नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ये मुमकिन नहीं है उनके लिए। ये ऐसा ही है कि डेथ वारंट साइन करना है, डेथ वारंट वो अपना साइन नहीं करेंगे, वो लड़के मर जाएंगे बजाय इसके कि वो जिल्लत की मौत मरे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो अरबों से ईरान के ताल्लुकात हैं, मतलब पिछले दिनों फिर सऊदी अरब पे मिसाइल मारे गए, फिर यूएई पे भी मारे गए, वो कहते हैं ईरान में अब ऐसे रोग एलिमेंट्स हैं जो ये मिसाइल चलाते रहते हैं, इसको कैसे निपटा जाएगा सीज फायर के दौरान भी? हाँ, देखें, रोग एलिमेंट्स तो हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पे भी जो बरसाया था वो रोग एलिमेंट्स ने बरसाया था। ठीक है, फिर मामला सही हो गए। लेकिन इसके अंदर ये भी तो है कि जब फुजेरा के ऊपर हमला हुआ तो ईरान ने कहा हमने नहीं किया, तो फिर वो किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इसराइल है उसकी दोस्ती भारी पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मादी की तरह, आपको याद ही है, आपने और मैंने इस पे बात भी की थी कि उनके जासूस पकड़े गए थे, किसके? इसराइल और भारत के। और वो क्या कर रहे थे? इन ममालिक के अंदर हमले करके नाम इल्जाम पर धर रहे थे। और ये किसने पकड़े थे? ये गल्फ कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़े थे, या किसी और ने नहीं पकड़े थे। तो फिर वो कौन लोग थे? वो क्यों ऐसा चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? उनके मकासद क्या हैं? और फिर क्या इसराइल अरबों का दोस्त हो सकता है, चाहे वो जितने मर्जी उनके साथ शीर और शक्कर क्यों ना हो? इसलिए ये बात सही है कि ईरान को भी कुछ गारंटी देनी पड़ेंगी अरब दुनिया के हवाले से। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मामला, क्योंकि इस टाइम पे तुर्किया और दीगर ममालिक जो हैं वो इस टाइम पे जंग की, और पूरे रीजन के अंदर कोई भी जंग बढ़ौती नहीं चाहता, पूरी दुनिया में कोई जंग बढ़ौती नहीं चाहता। ये जंग अगर बढ़ गई तो आप देखें कि अभी दुनिया की मईशत का सत्यानाश हो गया, फिर तो सवा सत्यानाश होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। और फिर इसके जो भयानक रिपरकशन रहेंगे, क्योंकि जो अब जंग होगी खुदा ना खाता वो इंतहाई भयानक, इंतहाई मौलिक हथियार, उसमें केमिकल हथियार, उसके अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स, उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल होने का खदशा है। और ये माजी में इस्तेमाल होते रहे हैं सर, ये होते रहे हैं, और कौन, अमेरिका अमेरिका करता रहा। इस्तेमाल करेगा या ईरान इस्तेमाल करेगा? नहीं सर, अमेरिका भी इस्तेमाल करेगा, और फिर जवाब में फिर जो ईरान के पास है वो छोड़ेगा तो वो भी नहीं।
वो भी पूरा ही करेगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर एक ऐसा हथियार इस्तेमाल हुआ जो जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, ईरान उसके बाद दो करेगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। अच्छा, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।